हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज से बीपीएससी टीचर भर्ती 2.0 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज डेट है 7 दिसंबर 2023 और आज से बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। और देखिए, जितने भी आगामी शिफ्ट्स में यानी कि नेक्स्ट डेट में जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, उन सभी लोगों के पेपर में पार्ट 2 में 40 नंबर का जीके जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स मैथ का प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, ये 40 नंबर देख लीजिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स कैसा है, साइंस के प्रश्न कैसे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी क्या पूछा गया है, ये सब आप देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, आज 7 दिसंबर 2023 है और बीपीएससी टीचर भर्ती 2.0 का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा, पार्ट 2 जनरल स्टडीज़, यह आपके पेपर में भी होगा। जनरल स्टडीज़ 40 नंबर के सभी के पेपर में होने वाला है। तो एक बार आप देख लीजिए कि बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछ रहा है इस सेक्शन में। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि 31 से लेकर के 70 तक में ये जनरल स्टडीज़ के यानी कि 40 प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए पहला प्रश्न है, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता है। देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 पूछा गया है, जो कि फुटबॉल का होता है और फाइनल जीता है स्पेन ने। देखिए, स्पेन ऑप्शन में दिया भी गया है, स्पेन ने जीता है। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, एक प्रश्न यहाँ पर भी किस तरह से पूछा गया है कि द एग्जॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ फीचर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहले डरावनी फिल्म है, जिसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह फिल्म जो है इसी नाम से लिखे गए किस उपन्यास पर आधारित है। फिल्म का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट, ठीक है ना। और यह जो है इसी उपन्यास के नाम पर आधारित है और उसका नाम पूछा गया है कि इस नाम से लिखे गए उपन्यास आधारित है। तो यह विलियम पीटर ब्लैटी की, यहाँ पर आप देखेंगे विलियम पीटर ब्लैटी ऑप्शन में दिया भी गया है। इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। देख सकते हैं, करंट अफेयर अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है, लेवल अच्छा खासा है। देखिए, केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का हाल ही में निधन हो गया। ओमान चांडी का हाल ही में निधन हो गया है और लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से वो विधायक बने रहे हैं। बड़ा ये चर्चा में रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये विधायक बने रहे थे कहाँ से, तो कोट्टायम से, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे कोट्टायम ऑप्शन में दिया नहीं गया है। और सबसे पहले तो देख लीजिए, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन इस तरह से अलग अलग करके उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं पूछा गया है, इसीलिए राइट आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली से, कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली विधानसभा सीट से, ठीक है ना। तो पुथुपल्ली ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था। तो ये किया गया था ईरान को। महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के खिलाफ नीतियों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र आयोग ने इसको ईरान को निष्कासित किया था। तो यहाँ ईरान ऑप्शन में दिया भी गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 अब, ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई थी। तो ये महिला कौन थी, इनका नाम पूछा गया है। तो इनका नाम है महसा अमीनी, ठीक है ना, महसा अमीनी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए। देखिए किस तरह से करंट अफेयर पूछा गया है। क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इनका नाम क्या है, क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत का नाम और निक्षय मित्र का नाम। तो फ्रेंड्स, इनका नाम दीपा मलिक है। दीपा मलिक देखिए ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितना अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है। तो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहाँ महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार का प्रतिमा का अनावरण किया है। ये तमिलनाडु के सीएम हैं MK स्टालिन, ठीक है ना। और इन्होंने वाराणसी में किया है। कहाँ पर, वाराणसी में। चलिए उसके बाद देखिएगा 39 नंबर। देखिए 39 नंबर है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। तो ये आपको भी पता है, बांग्लादेश के साथ। टोटल 7 देशों के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा करता है।
सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो देखिए कर्क रेखा के उत्तर में जो नगर अवस्थित है ये आइजोल है, ठीक है ना। आइजोल कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आइजोल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिए निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किसका है? सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र मेरे हिसाब से इसका काली नदी होना चाहिए। काली नदी होना चाहिए क्योंकि इसके लेंथ भी लंबा है, तो इस हिसाब से इसकी जलग्रह क्षेत्र भी अधिक होनी चाहिए। खैर इसको एक बार आप लोग रीचेक में रखिए, आप लोग खुद से चेक करिए, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से इसका काली नदी होना चाहिए। देखिए उसके बाद थॉर्नवेट की जो योजना है उसके अनुसार पूर्वी बिहार के जलवायु किस प्रकार की है? तो ये A1 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एक बार आप लोग भी बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, क्यों? तो ये सूखी सहिष्णु फसल है, क्योंकि ये फसलें सीमांत और असिंचित क्षेत्र में भी उगाई जा सकती हैं, ठीक है ना। पोषण की दृष्टि से बिल्कुल ये चावल गेहूं के बराबर है, उनसे बल्कि ज़्यादा ही कह सकते हैं, और कुछ बाहरी कारक की भी आवश्यकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। देखिए भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो 29% है, तो अप्रॉक्स हम यहाँ पर 30% लगाएंगे, ठीक है ना, पर्वतों का हिस्सा। देखिए जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन जो है यह गैर नवीकरणीय है, ठीक है ना, यह गैर नवीकरणीय है, याद रखिएगा, जीवाश्म गैर नवीकरणीय है। चलिए उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? प्रश्न ये भी पूछ लिया गया था कि इसको कब किया गया था, डेट भी पूछा गया है। जब मैं करंट अफेयर्स करा रहा था आपको तो बताया भी था कि कब लॉन्च किया गया था, डेट आपको याद रखना है। तो 14 जुलाई 2013 को। कहाँ से? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कहाँ से, तो सतीश धवन, जो सतीश धवन से श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 रॉकेट, LVM-3M4 रॉकेट से इनको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और जब लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 को, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो S सोमनाथ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर श्रीहरिकोटा हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। 47 नंबर में पूछा गया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको पता है कौन थे फ्रेंड्स, बताएंगे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन में देखिए गोपाल कृष्ण गोखले का नाम नहीं है, तो ऊपर में से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल के ही निमंत्रण पर गांधी जी यहाँ पर चंपारण 1917 में आए थे और तिनकठिया प्रथा के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, सत्याग्रह किया था और फाइनली तिनकठिया प्रथा हटाया भी गया। लखनऊ समझौता कब हुआ था? हिस्ट्री का प्रश्न बन सकता है यह। तो 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। दरअसल असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना। और देखिए इसको निलंबित किया गया था जो चौरा चौरी का कांड हुआ था उसके कारण 1922 में। तो 1922 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो 1784 ये सन याद रखना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है ना। चलिए 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अगले शिफ्ट में 1922 वाला पूछा जा सकता है, गया अधिवेशन, जो चित्तरंजन दास ने किया था अध्यक्षता, गया में हुआ था। और पटना में जो हुआ था, कहाँ पर? पटना में, तो बताइए, बांकीपुर में, ठीक है ना। तो RN माधोलकर थे यहाँ पर, देखिए रघुनाथ माधोलकर, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था? तो ये किया था भागलपुर में। भागलपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, भागलपुर में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा बिहार से संबंधित 3-4 प्रश्न मिल ही गए, देख लीजिए, ये भी बिहार से ही संबंधित है। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो दरअसल कुंवर सिंह जो थे फ्रेंड्स, ये लिग्रांड, लुगाई और डगलस के खिलाफ किए थे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, इसका PDF वहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। अब ये देखिए मैथ का 4-5 क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं किया हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर
चलिए आते हैं, आप देखिए यहाँ से 55 नंबर आप पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चन पॉज करके, मैं थोड़ा देर आपका इंतज़ार करूँगा। चलिए 56 नंबर भी देख लीजिए, ठीक है ना, 56 नंबर। उसके बाद देखिए 56 के बाद 57 नंबर, यह प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए 58 नंबर, यह वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अभी देखिए 59 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, ये मैथ का ही है। 59 के बाद 60, 60 के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए 61, उसके बाद 62 हो गया, ठीक है ना। तो 4 और 4 8 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो देखा आपने, मैथ के 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 8 प्रश्न मैथ के पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए मृत जीवों के अपघटक हैं, तो इसमें से कौ का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कॉक जिन्होंने भी लगाया होगा उनका राइट आंसर होगा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो ये मृदु इस्पात है, तो यहाँ पर नरम लोहा दिया गया है। उसके बाद देखिए ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, तो ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक पूछा गया, डेट पूछ लिया गया है। तो मैंने बताया आपको 14 जुलाई 2023, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है, तो ये आपका केशिकत्व हो जाएगा, ठीक है ना। केशिकत्व राइट आंसर हो जाएगा। पानी में घोलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो ये CaCO3 है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, तो हल्के और चिकने होते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक NCERT का ये सारा प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है? तो यह ग्रंथि कौन सी है? तो यह ग्रंथि जो है यह आपका अग्नाशय हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।